जय हिंद आप सभी को। आज एडिटोरियल पादर का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 देखेंगे। इसके पहले का हम लोग 52 सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी आप लोगों में से जो भी किन्हीं का सेट छूट गया है इसके पहले का, तो सारा का आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 52 तक आपको सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा इस बुक का। तो सभी लोग जो है ना कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम अभी होने वाला है ना, बिहार पुलिस, बिहार से बिहार 2 का वैकेंसी आने वाला है, रेलवे वगैरह जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, सभी में आपको इस बुक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए हर सेट को जो है ना अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और इसका शाम में टेस्ट होता है, तो शाम में टेस्ट में भी पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से आपका जो है ना कन्फ्यूजन जो है दूर होगा और आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना बढ़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम को चैनल का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक पे क्लिक करके सभी चैनल को लिंक को जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये बुक जो है ना एनसीईआरटी पे आधारित है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है ना लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग क्लास लाया जाता है। आप लोग की क्लास लाया जाता है, फिर प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, इसलिए आप लोग के लिए ही ये सब करवाया जाता है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है ना कि आप लोग क्लास को हर जगह शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए और सभी को सब्सक्राइब करने जरूर बोलिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। बताइए, कह रहा है ना कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक भाग है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारतीवाद। किसमें? केशवानंद भारतीवाद में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज मन्नार समिति का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, लेकिन धर आयोग का है, जेबीपी समिति का है, फजल अली आयोग का है, ये तीनों का है। लेकिन जो है ना राज मन्नार समिति का जो संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्माण किया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, भाषा एवं धार्मिक पर। क्या है? भाषा एवं धार्मिक तक। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है ना कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है, तो भाषा एवं धार्मिक आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कह रहा है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति M.N. वेंकट चलैया। क्या है? वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति M.N. वेंकट चलैया। अब वही क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात में सही जोड़े का चयन कीजिए। कह रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है कितना है और बाल लिंगानुपात का सही जोड़ा का चयन कीजिए। तो भारत में जो लिंगानुपात है ना, इसका याद रखिएगा, 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में लिंगानुपात बोलेगा तो 943 है, लेकिन बाल लिंगानुपात बोलेगा तो 919 है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का जो सही जोड़ा है वो कौन सा है। तो भारत में लिंगानुपात बोलेगा तो 943 है। ये भी क्वेश्चन जो है ना बिहार से पूछा हुआ है। सब क्वेश्चन जो है ना हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को जो है ना अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन देखिएगा तभी होगा, नहीं कि 5 क्वेश्चन देखिए फिर बंद कर देगा, ऐसे नहीं होने वाला है। आप क्लास को अच्छे से देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रिपीट करते हैं, इसलिए हमको पता है ना कि ऐसे क्वेश्चन याद किया जाता है। इस चीज़ को हम करवा चुके हैं, आप करवा भी रहे हैं बहुत दिनों से। इसलिए आप लोग सभी को जो है ना क्लास को शेयर कीजिए और अच्छे से ध्यानपूर्वक एकदम माइंड कंसंट्रेट करके क्लास को अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, सभी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ना, जितने भी चैनल पे क्लास आता है आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास रहता है, कोई भी फालतू बकवास क्लास नहीं रहता है। इसलिए सभी लोग क्लास को देखा कीजिए। और आज ही जो है ना बिहार इसका होमवर्क सारा डाल दिए थे, सभी बुक से 5 जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, सारा होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो गया है। तो जो भी होमवर्क सीरीज से नहीं जुड़े ना, एकदम खास करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। सभी जो है 2024 का बुक चलाया जा रहा है। एनसीईआरटी सार संग्रह हो गया, लूसेंट का सब्जेक्टिव हो गया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, और क्या बोलता है इसमें एनसीईआरटी तो एडिटोरियल का पाजर तो करवा ही रहे हैं, और बिहार इसका प्रैक्टिस सेट हो ही रहा है।
और एक कौन सा बुक है, तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, और एक स्पीडी का समान ज्ञान है, स्पीडी का समान विज्ञान है। सभी जो है ना अपडेटेड बुक है, इसलिए सभी को लोग जो है हर जगह जो लोग नहीं जुड़े उनको जुड़वाइए, जिनका भी प्यार एग्जाम है और भी जो भी एग्जाम है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ बैक में काम आएगा, आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। इसलिए सभी लोग अच्छे से जो है ना होमवर्क पूरा कीजिए। बाकी आपका लुसेंट सब्जेक्टिव का और लुसेंट ऑब्जेक्टिव का और एनसीईआरटी सार संग्रह का आप लोग का सभी क्लास आएगा, ये तीनों का क्लास फिलहाल आएगा। बाकी धीरे धीरे जो है ना कंटिन्यू आपका क्लास आएगा, सभी क्लास को देखिएगा, आपका जो है एक तरह से कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना, आपका सारा क्वेश्चन कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और याद ज़्यादा होगा क्लास को देखने के बाद। खुद एक बार पढ़िए, जो भी आपको होमवर्क मिलता है अच्छे से रीड कीजिए, बहुत आपको फायदा होगा। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। कह रहा है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, गणनावाचक सिद्धांत। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल ने दिया था। कौन दिया था, मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। कह रहा है कि कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। तो 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि। कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्या कारण है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या होता है, अत्यल्प होता है। क्या होता है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। कह रहा है कि सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। कब मिला था, 1930 में मिला था, याद रखिए 1930 में मिला था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा क्या होगा, तो बी होगा, जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। तो रडार का उपयोग किस लिए करते हैं। तो जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, बताइए। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। वस्तु से क्या है, छोटा एवं उल्टा बनता है। तो कह रहा है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती, बताइए। कह रहा है कि पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की भांति। क्या होगा, अवतल लेंस की भांति। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध गीला किसके समतुल्य होता है, बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻6 ओम होगा। क्या होगा, 10⁻6 ओम होगा। अब वही क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, बताइए। कह रहा है कि किस अम्ल का प्रयोग जो है ना फोटोग्राफी में करते हैं। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक अम्ल का जो प्रयोग है ना फोटोग्राफी में करते हैं। औद्योगिक अम्ल का प्रयोग किस में करते हैं, तो फोटोग्राफी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन की सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि। क्या कारण है। कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा सी, प्रकाश जो है ना मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। क्या होता है, प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि किस विटामिन को शरीर संचालित नहीं कर सकता, बताइए। कौन सा विटामिन को जो है ना शरीर संचालित नहीं कर सकता है, संचयित नहीं कर सकता है, मतलब शरीर में जो है ना नहीं होता है। तो याद रखिए 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो होता है शरीर में नहीं होता, लेकिन विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। याद रखिएगा ना कि 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो जो है ना ये बंदर, ये गलत है। पोलियो किससे होता है, तो वायरस, सबको पता है कि वायरस से होता है, याद रखिएगा किससे होता है, तो वायरस से होता है। और इसमें बंदर किससे क्या होता है ना, बंदर और बिल्ली काटने से ना रिवीज होता है, याद रखिएगा। बंदर अगर बिल्ली काटेगा तो रिवीज होगा,
और रेबीज काटने से, कुत्ता जो काटता है तो रेबीज होता है, बिल्कुल सही है। चूहा काटता है तो प्लेग होता है, बिल्कुल सही है। और सुअर काटता है तो टेप बर्म होता है। तो याद रखिए पोलियो जो होता है तो वायरस से होता है। क्या होता है? वायरस से होता है। सही से लिखाने पर है, वायरस से होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है क्या? बताइए। कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, डी होगा। डी क्या होगा? डी। या तो समतल या तो अथवा उत्तल होगा, या तो समतल या तो उत्तल होगा, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? बताइए। कह रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी। ईंधन पूरी तरह से जो है नहीं जल रहा है, तभी तो काला होता है ना। घर में आप देखे होंगे कि ईंधन अगर सही से तरीके से नहीं जलता है तो बर्तन काला हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाना था। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि तंतु पास्थी फाइब्रोस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? बताइए। कह रहा है कि तंतु पास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपाल में। कहाँ पाया जाता है? कपाल में। तो ये तंतु पास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तो कपाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है ना अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क होगा। क्या होगा? मस्तिष्क होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है इसमें जो है ना कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, याद रखिए। तो इसमें बताइए इसमें कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन में, याद रखिएगा, ए। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में ये गलत है। इसमें सही क्या है? दूधिया मैग्नीशियम में जो है उपयोग प्रति अम्ल के रूप में उपयोग होता है। प्रति अम्ल में जो है ना दूधिया मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। और गठिया का उपचार में जो है ना लिथियम कार्बोनेट का पाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। और कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का, याद रखिएगा। और इसका याद रखिएगा ना कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिए सौर ऊर्जा। क्या होगा? यहाँ पे सौर ऊर्जा होगा। सौर ऊर्जा, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा होगा। याद रखिएगा कि इसमें कौन सुमेलित बोल रहा था? नहीं था। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ये गलत है। और याद रखिए दूधिया मैग्नीशियम में प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। और लिथियम का बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं गठिया का उपचार में। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में करते हैं। याद रखिए सब क्वेश्चन को ना ध्यान दीजिएगा। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? अभी पढ़े थे ना ऊपर क्वेश्चन दिया था, फोटोग्राफी में। क्या होगा? फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, फोटोग्राफी में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? बताइए। कह रहा है इनमें से कौन जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पराध्वनिक किरणें जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। लेकिन अल्फा एक्स किरणें हैं और परावैंगनिक किरणें हैं और गामा किरणें हैं, ये तीनों है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण, लेकिन पराध्वनिक किरणें नहीं है। और वही क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। बताइए क्या होते हैं? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टोन्स। क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टोन्स, याद रखिएगा। अब आई क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स जो है ना किस ग्रह को कहते हैं? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बृहस्पति को कहते हैं। बृहस्पति भगवान को पूजा करते हैं ना हम लोग। तो याद रखिए मास्टर ऑफ गॉड्स बोलेगा तो बृहस्पति को कहते हैं। नेक्स्ट है मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? बताइए। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? रुद्रप्रयाग है। क्या है? रुद्रप्रयाग, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी, याद रखिए। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? फिलिपियन प्लेट। क्या है? फिलिपियन प्लेट, याद रखिएगा। फिलिपीन प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? कह रहा है कि देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के तरह में मुख्य शिलालेख में। क्या? अशोक के तरह में मुख्य शिलालेख में है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की थी बताइए। कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल पत्रिका का बोलेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, शुरू किया 1912 में। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की थी? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1915 में। क्या होगा? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है थी बताइए। कह रहा है कि द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। क्या है? सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 33 पे। कह रहा है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, बलबन। क्या होगा? बलबन। तो कह रहा है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? तो बलबन ने कहा था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था बताइए। कह रहा है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो था ना वो लाहौर था। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर को। क्या है? अमृतसर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है बताइए। कह रहा है कि आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप को। क्या है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का ध्यान दिया है। कह रहा है निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वुड आयोग। क्या है? चार्ल्स वुड आयोग, याद रखिएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया गया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था बताइए। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज। क्या है? ब्रह्म समाज, याद रखिएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी बताइए। कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित रमाबाई। क्या है? पंडित रमाबाई। अब भाई क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? कह रहा है कि अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा, संभल पर आधिकारिक कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमू। क्या है? हेमू। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है बताइए। कह रहा है कि 1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय का है। किसका है? लाला लाजपत राय का है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता पाने वाले पहले भारतीय कौन थे बताइए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब भाई क्वेश्चन नंबर 42 पे इसमें कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं का क्रमवार सजाएं। इसमें क्रम के अनुसार सजाएं। इसका 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। इसका 1, 3, 2, 4 होगा, 1, 3, 2, 4। इसमें इसका सबको इसी देख लीजिए। कह रहा है सिराजुद्दौला का नवाब बनना कब बना था? ये बना था 1756 में। कब? 1756 में बना था, याद रखिए। 1756 में बना था। सिराजुद्दौला का नवाब बना 1756 में बना था। अलीनगर की संधि कब हुआ था? याद रखिए, अलीनगर की संधि हुआ 1757 में। कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को हुआ था। 9 फरवरी 1757 को हुआ था, याद रखिएगा। 9 फरवरी 1757 को हुआ था अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 को हुआ था। बलाई खोल की घटना कब हुआ था? तो बलाई खोल की घटना हुआ था 20 जून 1756 को। कब हुआ था? 20 जून 1756 को हुआ था। 20 जून 1756 को हुआ था, याद रखिएगा। 1756। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का 1757 में हुआ था, याद रखिएगा। अगर छोटा डेट बोलेगा तो 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। तो फिर से देखिए, रिपीट कर दे रहे हैं। अगर सिराजुद्दौला का नवाब बनना बोलेगा तो 1756 में बना था। अलीनगर की संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को हुआ था। बलाई खोल की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को हुआ था। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 2, 4, याद रखिएगा।
अब भाई क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि ऋग वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है, बताइए। ऋग वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा का। क्या है, घोड़ा का। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा, बताइए। कह रहा है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा। इसका याद रखिएगा, 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य को। क्या होगा, ब्रह्मचर्य को। क्या है, ब्रह्मचर्य को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए थे, बताइए। कह रहा है कि पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए थे, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, 3। कितना बताया गया, 3 बताया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने की कुरु कबीला बना, बताइए। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरत एवं पुरु। क्या है, भरत एवं पुरु। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं का सही क्रम में सजाइए। इसमें भी क्रम के अनुसार बोला सजाने के लिए, तो इसका 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 5 1। क्या है, 2 3 4 5 1। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था, याद, नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च से जो है ना 6 अप्रैल 1930 तक चला था, याद रखिए। 12 मार्च 1930 को हुआ था नमक सत्याग्रह। और यहाँ पे अगर बोलेगा कि इसके बाद कौन सा है, पहले तो 2 नंबर था ना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 1906 में हुआ था। सबको पता है मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करें कि 2 के बाद 3 है, तो 3 का याद रखिएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कब हुआ था, 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि इसमें है, इसके बाद कौन सा है, 4 नंबर, तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदौली सत्याग्रह का बात करें तो ये हुआ था 1928 में हुआ था, जून 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह, 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 5 नंबर, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में, याद रखिए। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, 1929 में। और इसके बाद कौन सा है, तो 1 नंबर, नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, याद रखिए। सभी का ईस्वी जो है ना याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बोलेगा नमक सत्याग्रह कब हुआ था, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। और अगर इसके बाद बोलेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 20 जून 1928 में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन बोलेगा तो 1929 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 2 3 4 5 1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। कह रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई जयसिंह ने करवाया था। कौन करा, सवाई जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया था, बताइए। कह रहा है कि अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया था, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहासन बतीसी, अर्थवेद और बाइबिल। सिंहासन बतीसी, अर्थवेद और बाइबिल। अब आइए क्वेश्चन 50 पे आइए। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि पालों के समय बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ था, बताइए। कह रहा है कि पालों के समय बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ था, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रयान का। क्या होगा, बद्रयान का, याद रखिएगा। अब भाई नोट्स पे स्मरणित तथ्य दिया हुआ है नोट्स में, इसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना नोट्स दिया रहता है, इसको देखते हैं अच्छे से, इसको ना देखिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि 1-2 बार रिपीट करेंगे सारा याद हो जाएगा। कह रहा है कि नीला ग्रह के रूप में किसको जानते हैं, नीला ग्रह बोलेगा पृथ्वी को, याद रखिए। नीला ग्रह बोलेगा किसको जानते हैं, पृथ्वी को। नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी को जानते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारा स्थित तारा कौन सा है, तो सूर्य है, याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है, तो सूर्य है, सूर्य। आगे कह रहा है कि रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो साइरस है। क्या है, साइरस। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस है। लिबर्टीज पर्वत स्थित है कहाँ, चंद्रमा पर है। लिबर्टीज पर्वत कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। जीवाश्म ग्रह के रूप में किसको जानते हैं, चंद्रमा को जानते हैं। जीवाश्म ग्रह के रूप में जानते हैं चंद्रमा को, याद रखिएगा। जीवाश्म ग्रह के रूप में जानते हैं चंद्रमा को। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा पर कितना भाग दिखता है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है, 57%। कितना है, 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग दिखता है, तो 57% भाग दिखता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, तो 1/81। कितना, 1/81। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान कितना, 1/81 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, क्या सुपर मून। क्या होगा, सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। नेक्स्ट है, एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, बताइए। तो ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू मून। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं, तो ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट है, बौने ग्रह का उदाहरण क्या है, तो यम है, सेरस है, चेरॉन है। ये सब क्या है, बौने ग्रह है।
तो पौने ग्रह कौन कौन है? तो यम है, सेरस है, चिरौन है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच ग्रह के बीच जो है ना क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। कब होता है? 4 जुलाई को, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि सूर्य जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। क्या होता है? 4 जुलाई को। नेक्स्ट है पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। कह रहा है कि पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होगा तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। अगर अधिकतम बोले होगा तो याद रखिएगा अपसौर, और अगर यहाँ पे बोलेगा कि न्यूनतम बोलेगा तो उपसौर कहते हैं। ठीक है, आज से अधिकतम, आज से अपसौर, और न्यूनतम बोलेगा तो उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को बोला जाता है। किसको? 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? याद रखिए 181 है। कितना? 181। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो 181 है। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। कितना है? 360। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? बताइए। कह रहा कि किस तिथि को जो है ना पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है दिन रात बराबर। तो किस तिथि को पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। कि कब होता है? तमस्या के दिन होता है। तो कह रहा है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण लगता है। कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगा तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। एक कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया? तो 24। कितने जोन में बांटा गया? तो 24 जोन में। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया? तो 24। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में बोलेगा तो 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में बोलेगा सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। तो सेट नंबर था 53। सेट नंबर 53 खत्म हो गया है। बाकी पिछले का सेट रिवीजन करते रहिए और इसका शाम में टेस्ट दिया कीजिए। बाकी जो भी आप इसका टेस्ट होता है शाम में 3 बजे सभी टेस्ट को दिया कीजिए, और होमवर्क तो दिए रहे उसको पढ़ा कीजिए, और हर जगह क्लास को शेयर कीजिए। अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक। जय हिंद आप सभी को।